हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे आज पाठ 4 कक्षा 9 अर्थशास्त्र का पाठ 4 है भारत में खाद्य सुरक्षा। तो भारत में खाद्य सुरक्षा यह हमारा पाठ का शीर्षक है। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि हमारे यहाँ जब फसलें होती हैं और जब वो मंडियों में जाती हैं तो सरकार या लोगों द्वारा किस तरह से जो है उनकी सुरक्षा की जाती है, उनका रखरखाव होता है, इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो पहला है, जैसे खाद्य सुरक्षा से हमारा अभिप्राय सभी व्यक्तियों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच एवं उसे प्राप्त करने के सामर्थ्य से है। अन्न के उत्पादन एवं उसके वितरण के समस्या की स्थिति से गरीब परिवार सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय स्तरता एवं खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर आश्रित होती है। अब आप देखो कि भोजन हम सब के लिए आवश्यक है। आपके पास आप भोजन करते हो तभी आपको ताकत आती है, तभी आप सारे कार्य करते हो। अगर आपको भोजन ना मिले तो आप कैसे जीवन व्यतीत करोगे, इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। तो जैसे अब कई बार हमारे देश में कुछ आपदाएं आ जाती हैं, बाढ़ आ गई या तूफान, जिसमें बहुत चीज़ों का नुकसान होता है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो लोग प्रभावित होते हैं वो निम्न लोग, मतलब गरीब लोग होते हैं, जिनके पास जो लोग रोज़ काम करते हैं और रोज़ खाना लाते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उनका होता है, क्योंकि काम बंद हो जाता है। तो और ना ही उनके पास घर में ऐसे स्टोर करके वो भोजन सामग्री को रखते हैं, तो जिसके कारण वो मुश्किल में आ जाते हैं। तो उनकी मुश्किल को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है कुछ सुरक्षा के नियम बनाए हैं जिन पर सरकार कार्य करती है और लोगों का ध्यान रखा जाता है। तो अब सबसे पहले है आपका इसमें खाद्य सुरक्षा क्या है। भोजन जीवन के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना सांस लेने के लिए वायु। जब अगर वायु ही नहीं होती तो आप सांस कैसे लेते, आप कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ते, ऑक्सीजन कैसे लेते। इसी तरह जब तक आपके शरीर में ताकत नहीं होगी आप काम नहीं कर सकते, और वो ताकत आपको कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। तो समझ आया। परंतु खाद्य सुरक्षा मात्र 2 वक्त की रोटी पाना नहीं, उससे ज़्यादा है खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम। सिर्फ आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाए ये आपके लिए ज़रूरी नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत से नियम हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। जैसे नंबर 1, खाद्य उपलब्धता का अर्थ देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और शासकीय अनाज भंडारों में संचित विगत वर्षों के स्टॉक से है। पहुंच का आशय है खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे, सामर्थ्य की ज़रूरतों को पूरा करने हेतु पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन मौजूद हो। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी तय होती है जब सभी लोगों हेतु पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो तथा खाद्य की उपलब्धता के मार्ग में कोई बाधा ना हो। तो यह जो आयाम है यह हमारे खाद्य सुरक्षा के लिए हमें बहुत आवश्यक है। अब खाद्य सुरक्षा क्यों, किस लिए, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। समाज का ज़्यादातर गरीब तबका तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त होता है, लेकिन जब देश में भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से उत्पन्न हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो, तो निर्धन रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं।
अब देखो हमारे यहाँ पर जो है, जो गरीब लोग हैं वो तो इन सब चीज़ों से परेशान रहते ही हैं। इसके अलावा जो निर्धन रेखा से ऊपर हैं वो भी इन चीज़ों के लिए परेशान हो जाते हैं। अब आप यहाँ पर देखो 1970 के दशक में जब खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय था, आधिकारिक खाद्य पदार्थों की हमेशा समुचित उपलब्धता। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नवीन आयाम जोड़ा तथा हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। हकदारियों से आशय राज्य अथवा सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई दूसरी पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में अत्यधिक बदलाव हुआ है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह ऐलान किया गया कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वास्थ्य जीवन व्यतीत करने हेतु आहार संबंधी आवश्यकताओं और खाद्य पदार्थों को पूरा करने हेतु पर्याप्त, सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक और आर्थिक पहुंच हमेशा हो। खाद्य एवं कृषि संगठन 1996 पृष्ठ 3। इसके अलावा घोषणा में यह भी माना गया कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता को निर्मूल करना अति आवश्यक है। अब देखो 1970 के दशक में एक खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय था। आध्यात्मिक जो आधारिक खाद्य पदार्थों की हमेशा जो है वो उपलब्धता हो। इसके ऊपर अमर्त्य सेन ने भी देखो एक आयाम जोड़ा कि सभी को हक है और सभी पर जो है सभी लोगों को खाना मिले और उसकी सुरक्षा का ध्यान भी लोगों की एक जिम्मेदारी होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। जैसे जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तो क्या होता है कि एक तो अनाज नष्ट होता है, उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें भी हो जाती हैं, खाने की कमी हो जाती है। और जब खाने की कमी होती है तो लोग क्या करते हैं, खाने की चीज़ों की कीमतों को बढ़ा देते हैं। जो लोग होते हैं, कुछ लोग तो देखो बढ़ी हुई कीमतों पर भी चीज़ें खरीद लेते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ पर जो उन चीज़ों को बढ़ी हुई कीमतों पर नहीं खरीद सकते हैं। यदि यह आपदा ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में आती है और लंबे समय तक कायम रहती है तो क्या होता है, फिर भूखमरी की नौबत आ जाती है। लोग भूखे रहते हैं जब बहुत समय तक यह कार्य चलता रहता है। जैसे खूब बड़े क्षेत्रफल में अकाल पड़ गया या सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई तो क्या होगा, जो थोड़ा बहुत सामान बचा होगा उसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो जिससे लोग जो हैं फिर परेशान हो जाते हैं। भारी भूखमरी से क्या होता है, अकाल के हालात भी बन सकते हैं। अकाल के समय बड़े पैमाने पर जनहानि होती है जो भूखमरी तथा मजबूर होकर दूषित जल या सड़े भोजन के इस्तेमाल से फैलने वाली महामारियों एवं भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में कमी आने के कारण होती है। भारत में जो सबसे ज़्यादा भयंकर अकाल पड़ा था वह 1943 में बंगाल का अकाल था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत
में 30 लाख लोग मारे गए थे। वो कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी। जब ऐसे भूखमरी पड़ती है, अकाल पड़ता है, तो क्या होता है, लोग मजबूर हो जाते हैं, जो भी कुछ उन्हें दिखता है वो उसको खा लेते हैं। ये नहीं देखते कि उससे वो बीमार हो जाएंगे, उनकी इलाज नहीं हो पाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे हालात हमारे देश में 1943 में बंगाल में हुए थे, और वहाँ पर देखो कितने लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। बंगाल प्रांत में चावल की उपज सारणी देखो 4.1। इसमें क्या है, वर्ष 1938 में जो उत्पादन था वो 85 लाख टन था, और इसका आयात बिल्कुल भी नहीं था, निर्यात भी नहीं था, और कुल उपलब्धता हमारी 85 ही थी। फिर 1939 में 79 लाख उत्पादन था, और 4 लाख टन इसका आयात था और निर्यात नहीं था, और 83 कुल उपलब्धता थी। तो ऐसे ही आप सभी सालों में देखो कितना आयात था और निर्यात सिर्फ एक बार हुआ है 1942 में, तो जब 93 लाख उत्पादन था और आयात नहीं था, तो अब 1 लाख टन जो है निर्यात हुआ था, और कुल उपलब्धता तब 92 थी। तो यह आपने देखा। अब आप एक यहाँ कॉलम देखें, क्या आपको पता है कि बंगाल के अकाल से संबंधित कौन लोग प्रभावित हुए? चावल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से खेतीहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और दूसरे अनियमित श्रमिक संबंधित सर्वाधिक जो है इन चीज़ों से प्रभावित हुए। इस अकाल में ज़्यादा मृत्यु भी उन्हीं लोगों की ही हुई जो इस चीज़ से प्रभावित हुए थे। अब आप यहाँ एक और देखें, चर्चा करें। कुछ लोगों का मानना है कि बंगाल का अकाल चावल की कमी के चलते हुए हुआ था। जैसे हमने अब सारणी पढ़ी है 4.1, तो आप बताएं कि आप इससे सहमत हैं? तो अब चित्र 4.1 का ही यहाँ पर देखेंगे आप। राहत केंद्र पर भूखमरी से पीड़ित लोग 1945 में किस तरह से लोग के चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब चित्र एक और देखें आप 4.2। 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल के चंद गांव में लोग जो है वो गांव छोड़कर जाते हुए, एक परिवार के लोग हैं, जो अकाल पड़ गया तो वो लोग अपने बच्चों को लेकर दूसरे गांव में चल पड़े, जहां पर उनको खाना उपलब्ध हो सके, काम मिल सके। सुझाई गई क्रियाएं आप देख सकते हैं। जैसे चित्र में आपने देखा, चित्र 1 में आपने क्या देखा? आपने देखा कि राहत केंद्र पर जो है वो पीड़ित लोग हैं, और फिर पहले चित्र में कौन सा आयु वर्ग नज़र आ रहा है? अब आप पहला वर्ग देखेंगे, पहला चित्र देखेंगे तो आपको इसमें जो है यह लोग आपके 30 साल से लेके 40-50 साल तक के लोगों हैं। और क्या आप बता सकते हैं चित्र 4.2 में दर्शाया गया परिवार गरीब है क्यों? क्योंकि गरीब तो हम इनको नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पर जब अकाल पड़ गया तो यह लोगों को पास खाना नहीं था, तो यह अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जा रहे थे। क्या आप अकाल पड़ने से पूर्व दोनों चित्रों को दिखाए गए लोगों को जीविका के स्रोत के विषय में अनुमान लगा सकते हैं? जैसे जब गांव में जो लोग रहते हैं और जिनके पास ज़मीन कम होती है या आय के साधन कम होते हैं, वही लोगों पर इन सब चीज़ों का असर ज़्यादा पड़ता है। तो यह देखा आपने। अब आप इसमें देखेंगे प्रयोजन कार्य। भारत में अकाल संबंधी और सूचनाएं इकट्ठी करनी है। यह एक प्रैक्टिकल है जो आप बच्चे स्वयं करेंगे।
अब भारत में बंगाल जैसा अकाल दोबारा कभी नहीं पड़ा, परंतु यह चिंता का विषय है कि आज भी अकाल जैसी स्थिति व्याप्त है और भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। प्राकृतिक आपदाओं तथा महामारियों के कारण भी खाद्य में भी कमी आ सकती है। उदाहरण के तौर पर कोविड-19 महामारी का विपरीत प्रभाव पड़ा। लोगों के आवागमन पर तथा वस्तु एवं सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुई। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है, जिससे कि खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अब देखो, हाँ, 1943 से 45 के बीच में जो बंगाल में अकाल पड़ा था वह दोबारा नहीं हुआ, लेकिन अब जो हमारे यहाँ कोविड-19 एक महामारी आई थी उसमें क्या हुआ था, उसमें भी ऐसी ही स्थिति आई थी, लेकिन उस पर काबू पा लिया गया था। अब जैसे जो गरीब लोग थे, जैसे जब काम धंधे सब फैक्ट्रियां बंद कर दी गई थी, भारत में कोई भी कार्य नहीं हो रहा था, ऑफिस बंद कर दिए गए थे, स्कूल बंद कर दिए गए थे, तो कुछ जो लोग थे जिनका रोज कमाने का साधन था, वो लोगों का जब काम बंद हो गया तो वो लोगों के पास और घर में भी उनके खाने का नहीं था, तब वह स्थिति उत्पन्न हो रही थी। फिर सरकार ने धीरे धीरे इस पर काबू किया, लोगों को राशन दिया, जिससे क्या है उन लोगों हमारे देश में यह अकाल वाली स्थिति जो है वापस नहीं आई। खाद्य असुरक्षित कौन है? हालांकि भारत में लोगों का एक बड़ा तबका खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित सम्मिलित है। भूमिहीन, जो थोड़ी बहुत या नगण्य भूमि पर आश्रित हैं, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने के लिए कामगार और निराश्रित एवं भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से वह परिवार असुरक्षित है जिनके कामकाजी सदस्य सामान्यतः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार ज़्यादातर मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे केवल जिंदा रह सकें। अब देखो, भारत में जो है बहुत से लोग जो हैं वो खाद्य और पोषण की दृष्टि से असुरक्षित हैं, लेकिन क्या हो सकते हैं वो लोग? कौन से हैं? जो एक तो जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो खेती नहीं करते हैं, और जो दूसरों के यहाँ जाकर काम करते हैं, जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं है, घर नहीं है, वो लोग जो हैं वो इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं। समझ में आया आपको? जैसे अब आपने देखा होगा कि ज़रूरी तो नहीं है सभी लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ तो बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं, या आप देख सकते हैं कि आजकल तो बहुत छोटे छोटे कामों के लिए लोग अपने घरों में कामों के लिए लोगों को रखते हैं। तो ऐसे बहुत से आज भी लोग हैं जिनके पास जो है काम नहीं होता है, या जो शारीरिक रूप से अपंग होते हैं। ऐसे लोग हमेशा क्या है दूसरों पर निर्भर रहते हैं और खाने के लिए भी वो लोग परेशान ही रहते हैं। अब आप आगे देखेंगे, आगे है जैसे अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे रामू की कहानी। रामू रायपुर गांव के खेतों में खेती क्षेत्र में एक अनियत किसान मजदूर के तौर पर कार्य करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 साल का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखरेख करने वाले पाली के तौर पर काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे साल काम करता है और उसे इस काम के लिए 1000 रुपये दिए जाते हैं। रामू के 3 अन्य बेटे और 2 बेटियां हैं, परंतु वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की
पत्नी सुनहरी भी जानवरों की साफ सफाई करने तथा गोबर हटाने का काम अंशकालिक करती है। उसे अपने रोजाना काम के स्थान पर आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका भोजन मिलता है। इसके अतिरिक्त व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर कृषि कार्य करती है और आमदनी बढ़ा लेती है। कृषि एक मौसमी व्यवसाय है और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के दौरान काम मिलता है। वह साल में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान तकरीबन 4 महीने बेरोजगार रहता है। तब वह दूसरे कार्यों में काम की खोज करता है। कभी कभी उसे ईंट भट्टे में अथवा गांव में जारी निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपनी इन कोशिशों से नकद या फिर वस्तु रूप में इतना अर्जित कर लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 वक्त के भोजन के लिए चीज़ें जुटा सके। बहरहाल जब तक कहीं काम पाने में सफल नहीं रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है एवं कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूख पेट सोना पड़ता है। परिवार को दूध और सब्जियां भोजन के समय नियमित तौर पर नहीं मिलती हैं। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के चलते अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। अब यह आपने रामू की कहानी पढ़ी तो देखो किस तरह से एक परिवार है जिसके पास कितना बड़ा परिवार है और कमाने वाले 3 हैं। अब उसकी जो पत्नी है रामू की, वह क्या करती है, किसी के यहाँ जाती है, जानवरों की साफ सफाई, गोबर उठाती है, करती है, तो बदले में उसको क्या मिलता है, भोजन मिल जाता है, दूध मिल जाता है आधा लीटर दूध। बच्चों, जहाँ पे 6-7 लोगों का परिवार है वहाँ पर आधा लीटर दूध भी क्या काम आता होगा। इसके बाद जो है उसका बेटा है, पूरा साल एक सरपंच के यहाँ काम करता है और उसको फिर उसके बदले में 1000 रुपये मिलते हैं। रामू भी जब फसल लगी हुई है कार्य करता है, उसकी पत्नी भी हाथ बढ़ाती है, तब भी उनको इतना नहीं मिलता है जितना कि उनको ज़रूरत है। तो किस तरह से जो है लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यह बहुत ही परेशानी की बात है। आगे हम देखेंगे एक अहमद की कहानी। अब अहमद की कहानी क्या है बच्चों, अहमद बेंगलोर में रिक्शा चालक है। वह अपने 3 भाइयों, 2 बहनों एवं बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया से आया है। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के सभी सदस्यों का जीवन रिक्शा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन की आमदनी पर निर्भर है। वास्तव में उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है और उसकी आमदनी जो है वो रोज घटती बढ़ती रहती है। कई दिनों में वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने के बाद अपनी कमाई में से कुछ बचा लेता है। दूसरे दिनों में वह मुश्किल से इतना ही कमा पाता है जिससे वह रोज़मर्रा की ज़रूरतों की वस्तुएं खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का PDS कार्ड है। इस कार्ड से अहमद अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के उपभोग के लिए समुचित मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी और मिठाई, इस कार्ड से अहमद जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के उपयोग के लिए समुचित मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल प्राप्त करता है। वह इन चीज़ों को बाज़ार की कीमत से आधी कीमत देकर पा लेता है। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों हेतु खुलती है। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आमदनी से अपने बड़े परिवार का किसी तरह भरण पोषण कर रहा है, जहां वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। अब देखो आप अहमद की कहानी,
यह क्या है, बेंगलोर में रहता है और रिक्शा चलाता है। अब किसी दिन तो काम अच्छा होता है, अब जैसे मान लो आज बारिश हो रही है, तो बारिश वाले दिन क्या है, लोग घर से बाहर कम निकलते हैं, कम इधर उधर जाते हैं, तो जिससे क्या है उस दिन उसका काम अच्छा नहीं होता। तो उस दिन वह थोड़ा, उनको पैसों की ज़रूरत तो है, अब उसका परिवार भी बड़ा है। अब क्या है, जिस दिन काम अच्छा होता है तो वह उस दिन अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर लेता है और कुछ पैसे अपने जमा भी कर लेता है। और दूसरा, हमारी सरकार द्वारा एक पीला कार्ड लोगों के लिए बनाया जाता है जो निर्धनता रेखा के पार हैं, तो उस दिन वह कार्ड से क्या है, बाजार से कम मूल्य में चीज़ों को खरीदता है और अपनी जो है परिवार की देखभाल करता है। जहाँ पर एक व्यक्ति कमाने वाला होता है, बाकी खाने वाले होते हैं, वहाँ पर उस व्यक्ति को बच्चों बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आगे देखो आप, खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के अलावा सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा की भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के कुछ तबके, इनमें से निचली जातियों का या तो भूमि का आधार कमज़ोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता अत्यंत कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से जल्दी असुरक्षित हो जाते हैं, और जो लोग खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित होते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित, जिन्हें काम की खोज में दूसरी जगह जाना पड़ता है, कुपोषण से ज़्यादा महिलाएं प्रभावित होती हैं। यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों को कुपोषण का खतरा रहता है। खाद्य सुरक्षा से परेशानी आबादी का बड़ा भाग गर्भवती और दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 साल से कम उम्र के बच्चों का है। अब देखो, कुपोषण का शिकार कौन होता है, ज़्यादातर महिलाएं। महिलाएं क्यों कुपोषण का शिकार होती हैं? अगर वो गर्भवती हैं तो एक शरीर में एक जान पल रही होती है, तो उसको पूरा, उसको भोजन जो है उस बच्चे को भी जाता है, और इसके साथ साथ वह अगर अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो भी अगर वह अच्छा खाएंगी तभी उनके बच्चों को जो है अच्छा दूध प्राप्त होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो है बच्चा भी बीमार होता है, माँ भी बीमार होती है। और जब बच्चा पैदा होता है और जब तक बच्चा चलने फिरने योग्य नहीं होता है, बच्चे को अच्छा भोजन, पौष्टिक आहार चाहिए होता है। अगर नहीं मिलता है तो ऐसी औरत, ऐसे बच्चे किसका शिकार हो जाते हैं? कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। आपने अब देखा इसमें, अब देश के कुछ इलाके जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य, जहां गरीबी ज़्यादा है, वहां आदिवासी और सुदूर क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से क्या रहता है, बारी बारी प्रभावित होता है। इन इलाकों में जो है खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब यह कौन से एरिया हैं या कौन से इलाके हैं? जैसे उत्तर प्रदेश में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जो है खाद्य की दृष्टि से लोग जो हैं हमेशा अपने आप को असुरक्षित समय मानते हैं, और यहाँ पर इनकी संख्या भी अधिक है। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण NHS 1998 से 1999 के मुताबिक भारत में ऐसी महिलाओं, बच्चों की संख्या 11 करोड़ के तकरीबन है। अब देखो आप, एक सर्वेक्षण हुआ तो उसमें जो है 11 करोड़ जो संख्या है वो ऐसी महिलाओं और बच्चों के जो कुपोषण की शिकार हैं। अब हम आगे देखेंगे, भूखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा की ओर इशारा करने वाला एक दूसरा पहलू है। भूखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्त होने के अलावा गरीबी लाती है। इस प्रकार खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भूखमरी खत्म हो जाती है तथा भविष्य में भूखमरी का खतरा कम हो जाता है।
भुखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा एवं अथवा गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त समुचित आहार ग्रहण करने की वजह से होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आमदनी और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीद सकने में असक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भुखमरी फसल पैदा करने और काटने के चक्र से जुड़ी है। यह ग्रामीण इलाकों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के चलते तथा नगरीय इलाकों में अनियमित श्रम के चलते होती है। जैसे बारिश के मौसम में अनियमित निर्माण श्रमिक को काम की कमी रहती है। इस प्रकार की भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति साल भर काम पाने में असफल रहता है। अब देखो भुखमरी किस ओर इशारा कर रही है। आपने देखा पहला पहलू तो जो लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, तो दूसरा पहलू है हमारा भुखमरी जो है गरीबी की भी एक अभिव्यक्ति है, और जो गरीबी लाती है। जैसे जब आपने देखा कि जो लोग सुरक्षित होते हैं वहाँ पर जो है भुखमरी खत्म हो जाती है। खाद्य की दृष्टि से जब लोग सुरक्षित होते हैं तो वहाँ पर जो है भुखमरी खत्म हो जाती है और वहाँ पर भुखमरी का खतरा भी कम हो जाता है। अब जैसे हमारे यहाँ का मौसम अगर ठीक रहता है, समय पर बारिश होती है, समय पर फसलें अच्छी होती हैं, तो क्या है कि जो लोगों को काम भी मिलता रहता है, बाढ़ नहीं आती, सूखा नहीं पड़ता, लोग अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं और सफल होते हैं, फसलें अच्छी होती हैं, उनको अपना वेतन मिलता है और सब कार्य जो है पूर्ण रूप से अच्छे हो जाते हैं। यहीं पर अगर बारिश होती रहती है, जो हमारी कृषि है वो मौसमी प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर हमारी मौसमी प्रकृति अच्छी रहेगी तो फिर क्या होगा, हमारी फसलें भी अच्छी रहेंगी। अब आप एक सारणी देखिए 4.2 में दिखाया गया कि भारत में मौसमी और साथ ही दीर्घकालिक भुखमरी के प्रतिशत में गिरावट आई है। भारत में भुखमरी से ग्रस्त परिवारों का प्रतिशत, भुखमरी के परिवार आप देख सकते हैं, वर्ष देख सकते हैं, मौसमी, दीर्घकालिक और कुल कितना ये प्रभाव पड़ा है। ये 2004 में जो है इसका अवलोकन किया गया था। अब आप देखेंगे आज़ादी के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। आज़ादी के बाद भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के समस्त उपाय किए। भारत में कृषि में एक नवीन रणनीति अपनाई जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल की पैदावार में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ कि हमने कृषि की ओर भी ध्यान दिया। कृषि की ओर ध्यान देने पर हमारे यहाँ पर एक हरित क्रांति हुई, जिसमें क्या था, जिसमें चावल और गेहूं यह दो फसलें ऐसी हैं और यह दोनों फसलों पर इतना ध्यान दिया गया और यह दो फसलें हमारे लिए बहुत ही महत्व रखती हैं। गेहूं से आटा मिलता है, आटे से आप रोटी खाते हैं और चावल भी आपके लिए आवश्यक है। तो इन चीज़ों में हरित क्रांति आई और इनकी पैदावार बहुत अच्छी हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की असरकारक प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया। गेहूं की कामयाबी के बाद चावल के क्षेत्र में इस कामयाबी की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल फसल की पैदावार में बढ़ोतरी समानुपातिक ना हुई। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में जो है इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, जो 44.1 और 30.21 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में
है। वर्ष 2015-16 में कुल अनाजों का उत्पादन 252.22 करोड़ टन है। अब यह देख रहे हो आप कितनी वृद्धि हो रही है। कहाँ पर पहले 44.01 से 30 और कहाँ ये आप देखो 252.22 करोड़ टन का। और फिर 2016-17 में कुल अनाजों का उत्पादन कितना हो गया 2052 से बढ़कर 2075.68 करोड़ टन। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई, जो कि कितनी थी 26.87 और 17.69 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई, जो कि 15.75 एवं 12.51 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में है। सुझाई गई क्रियाएं, नज़दीक के किसी गांव में कुछ खेतों पर जाएं और किसानों द्वारा उपजाई गई खाद्य फसलों का ब्यौरा आप एकत्रित कर सकते हैं। अब आपने देखा कि हमारे यहाँ जो है किस तरह से जब भारत ने रणनीति अपनाई नवीन कृषि में, तो उत्पादन में किस दर से बढ़ोतरी हुई। अब आप देख सकते हैं एक चित्र 4.3। इस चित्र में क्या है, पंजाब का एक किसान HYV प्रकारों वाले गेहूं के खेत के सामने, जिस पर हरित क्रांति आधारित है, कितनी हरियाली है, कितनी अच्छी फसल दिखाई दे रही है, उसके आगे खड़े होकर उसने अपनी चित्र करवाया। अब आप आगे देखो, भारत में खाद्य सुरक्षा। 70 के दशक की शुरुआत में हरित क्रांति आने के बाद से मौसम की प्रतिकूल दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा। पूरे देश में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के चलते भारत विगत 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के चलते देश में खराब स्थितियों के बाद भी किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई। इस व्यवस्था के दो कारक थे, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब देखो, जब 70 का दशक जब शुरू हुआ था तब हरित क्रांति आई थी, और इससे क्या हुआ कि मौसम के प्रतिकूल दशाओं के दौरान भी क्या हुआ, देश में कभी अकाल नहीं पड़ा, क्योंकि जो है हमारी खाद्य प्रणाली जो थी वो बहुत ही सशक्त हो गई। सरकार ने बहुत अच्छे नियम बनाए, लोगों को आत्मनिर्भर बनाया और जो है कृषि क्षेत्र में बहुत विकास किया। अब एक चित्र देखें आप, एक ग्राफ है ये, भारत में अनाज की उपज करोड़ टन में किस तरह से यह जो है नीचे वर्ष दिए गए, धन उत्पादन दिया गया है, और यह 80 से लेकर सीधा कहाँ पहुंचा है 2020 में 297। तो कितना अच्छा विकास हुआ हमारा इसमें। अभी आपने एक शब्द पढ़ा था बफर स्टॉक। अब बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक भारतीय खाद्य नियम FCI के द्वारा सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज गेहूं एवं चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष पैदावार वाले राज्यों में कृषकों से क्या करते हैं, गेहूं और चावल को खरीदते हैं और फिर किसानों को उनकी फसल हेतु पहले से ही घोषित कीमतें प्रदान की जाती हैं। यह न्यूनतम समर्थित मूल्य कहलाता है। इन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पूर्व सरकार न्यूनतम समर्थित मूल्य की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज जो हैं वो भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आपको मालूम है सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसा अनाज की कमी वाले इलाकों में और समाज के गरीब तबकों में बाजार की कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण हेतु किया जाता है।
इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम अथवा आपात काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी सहायता करता है। अब बफर स्टॉक का मतलब आप समझे कि सरकार जब भी कोई फसल तैयार होती है तो सरकार उसकी एक नियमित जो कीमत है वो तय कर देती है। किसान जो है मंडी में जब जाते हैं तो उसी तय कीमत पर अपनी फसल को जो है दे आते हैं और वो बदले में पैसे ले आते हैं। ऐसा सरकार ने इसलिए किया कि सरकार ने अपने कुछ जो है गोडाउन ऐसे बनाए जहाँ पर इन फसलों को सुरक्षित रखा जाता है, ताकि जब कोई भी आपदा आए और या जो गरीब लोग हैं उनको जो है, जैसे आपने अभी पढ़ा, हमने बताया था कि वो रिक्शा चालक का एक पीला कार्ड बना हुआ है, तो ऐसे सरकार जो है ऐसे जगह पर सामान को देती है जहाँ पर जो है गरीबी रेखा वाले लोग भी जाकर उनको कम कीमतों पर खरीद सकें। तो यह था हमारा बफर स्टॉक। अब आप आगे देखें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के जरिए समाज के गरीब तबकों में वितरित करती है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस कहलाती है। अब ज़्यादातर इलाके गांव, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में तकरीबन 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहते हैं, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने हेतु मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत की अपेक्षा कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार हर महीने इनकी एक अनुवांछित मात्रा, जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि नज़दीक की राशन की दुकान से खरीद सकता है। अब देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सरकार ने राशन की दुकानें खोल दी जहाँ पर जो है लोग जाकर राशन खरीद सकते हैं। आपने अपने एरिया में, अपने आसपास के क्षेत्र में भी देखा होगा कि यह सरकारी डिपो है। यहाँ पर जिनके पास एक कार्ड बना हुआ है वही जाकर है जो सामान ले सकते हैं, और वो सामान ऐसे नहीं अपनी मर्जी से खरीद लेंगे, हमें इतना दे दो, इतना दे दो। हर एक परिवार को देखते हुए मध्य उस पर अंकित होते हैं, आप परिवार में कितने सदस्य हैं, आपकी आय क्या है, यह सब उस कार्ड में लिखा होता है। तो उसमें क्या है, सरकार ने जो है मात्रा भी निश्चित कर दी। जैसे 35 किलो आपको अनाज मिलेगा और 5 लीटर आप मिट्टी का तेल ले सकते हो और 5 लीटर ही आप वहाँ से चीनी खरीद सकते हो। देखा आपने। तो राशन कार्ड जो हैं वो आपके 3 तरह के होते हैं। पहला है गरीबों में भी गरीब लोगों के लिए कार्ड। फिर दूसरा है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड, और दूसरे लोगों के लिए एपीएल कार्ड। अब देखो, कार्ड भी 3 तरह के हैं, वो आपने पढ़ लिया। अब हम आगे देखेंगे। आगे आप एक चित्र देख रहे हो, चित्र 4.4। भारत में राशन प्रणाली का प्रारंभ जो है वो बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुआ। हरित क्रांति से पहले भारी खाद्य संकट के चलते 60 के दशक के दौरान राशन व्यवस्था पुनर्जीवित की गई। गरीबी के उच्च स्तरों के मद्देनजर 70 के दशक के मध्य NSSO की रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य संबंधी 3 अहम जो है अंतस्पेक्ष कार्यक्रम शुरू किए गए। अब देखो, यह प्रक्रिया या प्रणाली कब शुरू हुई? जब बंगाल में अकाल पड़ा, तब सरकार ने सोचा कि यह स्थिति हमारे देश में दोबारा से ना आए, उसके लिए सरकार ने जो है ये सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली को जो है नियोजित किया। तो आपने देखा किस तरह से, और इसमें जो कार्यक्रम शामिल हुए उसमें है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो पूर्व से ही थी लेकिन उसे और जो है मजबूत किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवाएं,
ICDS जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में प्रारंभ की गई, और काम के बदले अनाज FFW 1977-78 में प्रारंभ। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम प्रारंभ किए गए और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर दूसरे कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम PAP चल रहे हैं जो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें साफ तौर पर घटक खाद्य भी है, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि खास तौर पर खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं। ज़्यादातर PAP की भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आमदनी में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं। अब देखो, यह इतने कार्यक्रम चलाए गए जो हमारे अनुभवों के आधार पर थे, और इनका बारी बारी पुनर्गठन, जो पहले चल भी रहे थे उनका भी फिर से जो है पुनर्गठन किया गया। और इससे क्या हुआ फिर, ज़्यादातर PAP भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आमदनी में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में जो है एक बड़ा योगदान सरकार ने दिया। अब सरकार ने बहुत सी क्रियाएं सुझाई। सरकार की तरफ से शुरू किए गए खाद्य पर आधारित कार्यक्रमों का हम जो है विस्तार पूर्वक एक जानकारी इकट्ठी करेंगे। रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण वेतन रोजगार कार्यक्रम, दोपहर का भोजन, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, एकीकृत बाल विकास सेवाएं आदि अपने अध्यापक के साथ आप चर्चा करें। जैसे आपने बच्चों सुना है, हमारे यहाँ पर जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ पर बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर आंगनवाड़ी खुली हुई है जहाँ पर बच्चों को भोजन दिया जाता है, राशन भी दिया जाता है, जिससे बच्चों में कुपोषण ना हो, बच्चे फलें फूलें, खूब पढ़ें, अच्छे बने। तो हमारी सरकार जो है समय समय पर ऐसी योजनाएं लागू कर रही है जिसमें हमारे देश में जो है भुखमरी ना हो, अकाल ना पड़े और हमारे देश का विकास अच्छे से हो। अब हम आगे देखेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा निर्धारित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक अहम कदम है। शुरुआत में यह प्रणाली सभी के लिए थी तथा निर्धन और गैर निर्धनों के मध्य कोई फर्क नहीं किया जाता था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कुशल और लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 में देश के 1700 ब्लॉक में संशोधित वितरण प्रणाली RPDS आरंभ की गई। इसका लक्ष्य क्या था? सुदूरवर्ती एवं पिछड़े इलाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से फायदा पहुंचाना। जून 1997 से सभी इलाकों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TBS शुरू की गई। यह पहला अवसर था जब निर्धनों और गैर निर्धनों हेतु विधेयक कीमत नीति अपनाई गई। इसके अतिरिक्त 2000 में 2 विशेष योजनाएं अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई। ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सबसे ज़्यादा गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से संबंधित कर दिया गया। और इसमें जो है कुछ अहम विशेषताएं थी जिसको हम सारणी 4.3 में देखा है। अब देखो सरकार ने किस तरह से जो है बहुत से नियम लागू किए, सुरक्षा के कदम उठाए, जिसका हमारे जीवन पर, हमारे लोगों पर
बहुत असर पड़ा। पिछड़े इलाकों में इसका बहुत फायदा उठाया और जून 1997 से सभी इलाकों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने हेतु जो है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS की भी शुरुआत हुई। अब हमारा भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके, जिससे कि मानव गरिमा में जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार से वर्गीकृत किया जा सकता है। वो आपने देखा किस तरह से जो है भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2013 बना, उसमें किस तरह से जो है परिवारों को वर्गीकृत किया। इन वर्षों के दौरान जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की शासकीय नीति में ज़्यादा प्रभावी साधन सिद्ध हुआ है। इसने देश के अनाज की अधिशेष क्षेत्रों में कमी वाले इलाकों में खाद्य पूर्ति के जरिए अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने में जो है एक अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा सामान्यतः निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है। न्यूनतम समर्थित कीमत एवं अधिप्राप्ति ने खाद्यान्नों के उत्पादन की बढ़त में योगदान दिया है और कुछ इलाकों में किसानों को आय सुरक्षा जो है प्रदान की गई है। फिर भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कई आधारों पर तीक्ष्ण आलोचना का सामना करना पड़ा है। अनाजों से ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बाद भी भूखमरी की घटनाएं हो रही हैं। FCI के भंडार अनाज से भरे हैं, कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। यह आप देखेंगे अपना ग्राफ जो है 4.2 में केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का स्टॉक और इसकी मौजूदगी मानदंडों में अंतर को दिखाता है। तो देखो जहाँ पर हम भंडार तो बना दिए हमने, लेकिन उन भंडारों की देखभाल अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या होगा, अनाज खराब होगा, चूहे वहाँ चले जाएंगे, वो अनाजों को खा लेंगे। तो इन सब पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए और इन सब की रोकथाम के भी उपाय करने चाहिए। अब सारणी 4.3 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं आपने देखी। योजना का काम, आरंभ का वर्ष, लक्षित समूह, अध्ययन मात्रा, निर्गम कीमत, यह सब आप देख सकते हैं कि गेहूं की कीमत, चावल की कीमत कितनी रखी गई उस टाइम पर, और जो BPL था, APL है कार्ड, उन पर ये कितने रुपए पे दिए गए। तो यह आप देख सकते हैं। अब आप एक यहाँ पर कॉलम देखिए, अंत्योदय अन्न योजना।
दिसंबर 2000 में अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के जरिए चुना गया। 2 रुपये किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम को अत्यधिक आर्थिक मदद प्राप्त दर पर हर एक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज मुहैया कराया गया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़कर 35 किलोग्राम कर दी गई और 2003 जून और अगस्त 2004 में इसे 50-50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार 2 बार जोड़े गए। इससे यह योजना में आने वाले परिवारों की जो संख्या थी वो कितनी हो गई? 2 करोड़। अब देखो, सरकार ने इस योजना में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए और क्या है, इसके इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए क्या संख्या हो गई? 2 करोड़। अब आप एक और देखें, सहायकी सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति हेतु किया जाता है। सहायकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय बनाए रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। अब यह आप एक ग्राफ देख रहे हैं 4.9, यह न्यूनतम बफर स्टॉक का स्तर करोड़ टन एवं चावल और गेहूं के मानक, ये किस तरह से कितने से लेके कहाँ तक यह पहुंच गए इसमें आप देख सकते हैं। बफर नॉर्म ब्लू कलर से है और एक्चुअल स्टॉक जो है हमारा लाल रंग से है। अब हम आगे बढ़ेंगे। एफसीआई के पास 2014 में गेहूं एवं चावल का जो भंडारण था वो 65.2 करोड़ टन का था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत ज़्यादा था। फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमानों से निरंतर ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण द्वारा स्थिति में सुधार हुआ। अनाज वितरण से जो है वो बहुत हालात सुधरे। इस बात पर आप आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है तथा यह बर्बादी भी है। विशाल भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अलावा उच्च रखरखाव लागत के लिए भी उत्तरदायी है। न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्षों के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार किया जाने लगा। अब देखो, जब भी हम आप तक पढ़ते आए, आप 9th कक्षा में आ गए हैं, तो आपने अब तक क्या पढ़ा कि सरकार कोई भी नियम बनाती है तो क्या होता है, उस नियम के फायदे और नुकसान दोनों सामने आते हैं। जब किसी चीज़ का नुकसान हमारे सामने आता है तो सरकार फिर उस विषय पर विचार विमर्श करती है और उस नियम को बदलती है। तो अब आपने क्या देखा, जो ये बफर स्टॉक का नियम था, पहले तो लोगों के लिए यह बहुत लाभदायक था, फिर बाद में क्या है, इसको भी बताया गया कि यह ठीक नहीं है, इस पर जो है फिर से जो है बदलाव किया जाना चाहिए। अब देखो, अब जैसे बढ़े हुए न्यूनतम समर्थित मूल्य पर अनाज की ज़्यादा खरीदारी, प्रमुख जो अनाज उत्पादक राज्य थे वो कौन से थे? पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश पर इन चीज़ों का दबाव जो था वो ज़्यादा था। हालांकि खरीदार जो थे वो कुछ समृद्ध इलाके थे, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बहुत थोड़ा हिस्सा किसका है इसमें? पश्चिम बंगाल का। यहाँ पर जो हैं 2 मुख्य फसलें हैं। कौन कौन सी हैं वो मुख्य फसलें? गेहूं और चावल। यहाँ पर जिसकी जो है लागत भी ज़्यादा है और खपत भी ज़्यादा है। तो
इस पर जो है न्यूनतम समर्थित कीमतों में वृद्धि ने विशेषतः खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के कृषकों को अपनी भूमि पर मोटे अनाज की कृषि समाप्त कर धान और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया, जबकि छोटे मोटे अनाजों गरीबों का जो है प्रमुख भोजन है। गरीब लोग क्या खाते हैं? सिर्फ दा चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं, वो और चीजें तो नहीं खाते हैं ना। तो जो धान की खेती हेतु सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में कमी भी आई, जिससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को कायम रखने में खतरा उत्पन्न हो गया। अब चावल की फसल के लिए बच्चों पानी बहुत आवश्यक है। अगर पानी चावलों की फसल को मिलता रहता है तो चावल जो है वो बहुत अच्छा होता है। इससे देखो चावलों पानी की कमी एक हमारे सामने आई, जल स्तर कम हुआ, लेकिन हमने जो है अपने कृषिगत विकास को भी तो कायम रखना था। अब आप आगे देखो, न्यूनतम समर्थित कीमतों में वृद्धि से सरकार की खाद्यान्नों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ गई। FCI की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत ने इसे और भी बढ़ा दिया, क्योंकि परिवहन कैसे, अब देखो आप परिवहन कैसे होता है, जैसे जब खेतों से फसल को उठाकर कहाँ लाया जाता है? मंडियों तक लाया जाता है, तो परिवहन ट्रकों पर ही आता है, ट्रॉली पर आता है, उसमें पेट्रोल डीजल यूज होता है। तो ऐसे पता है हर एक फसल, जैसे हमने बीज बोया और जब तक वो बीज फसल नहीं बना, आपने कितनी चीज़ों का जो है प्रयोग किया, कितना समय दिया। ये जो है उस एक बीज बोने से ले, उससे पहले आपने जमीन की खुदाई बढ़ाई कढ़ाई करी, फिर उसके बाद उसमें बीज बोया, फिर वो फसल बनी, फिर वो कैसे मंडियों में आई, पूरी लागत को अगर ध्यान में रखा जाए तो जो है किस तरह से कितना खर्चा होता है, इसका जब वो किया गया तो इसे जो है इस लागत को बढ़ा दिया गया। NSSO ने 558 की रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.38 किलोग्राम वर्ष 2004 से 5 से कम होकर 5.98 किलोग्राम वर्ष 2011-12 में हो गया। नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की खपत 4.71 किलोग्राम से कम होकर कितनी हो गई? 4.49 किलोग्राम 2011-12 में हो गया। प्रति व्यक्ति PDS चावल की खपत 2004-5 से 2011-12 तक ग्रामीण भारत में दुगनी हुई और ग्रामीण नगरीय भारत में 66% बढ़ गई। PDS गेहूं की प्रति माह प्रति व्यक्ति खपत जो थी 2004 से 5 में ग्रामीण तथा नगरीय भारत में 2 गुना हो गई। अब यहाँ पर आप देखो, भंडारण में खाद्यान्न ले जाते हुए किसान, अब पहले तो आपने यह देखा कि यह जो खपत है वो कितनी बड़ी है। सर्वेक्षण जो है आपका कब का है? 2004-5 और 2011-12 का। अब आप आगे देखो, PDS डीलर ज़्यादा लाभ कमाने हेतु अनाज को खुले बाजारों में बेचना, राशन दुकानों में निम्न स्तरीय अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना जैसे उपचार करते हैं। अब आपने देखा होगा कि राशन की जो दुकानें हैं वो क्या हैं, लोग जो हैं टाइम दे देते हैं इस टाइम पर खुलेगी, पर टाइम नहीं, उसके बाहर लिख दिया जाता है कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक राशन दिया जाएगा, पर वो राशन वाले भैया ही गायब हो जाते हैं, दुकान ही नहीं खोलते हैं समय पर। तो इन सब चीज़ों का असर जो है हमारे लोगों पर पड़ता है। राशन दुकानों में निम्न किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है और वो बिक भी नहीं पाता है। यह एक बड़ी समस्या सिद्ध हो रही है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती हैं तो FCI के गोदामों में अनाज भरी मात्रा जमा हो जाती है। वर्तमान में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। पहले हर एक परिवार के पास, चाहे वो निर्धन है या गैर निर्धन, राशन कार्ड था जिसमें चावल, चीनी, गेहूं आदि वस्तुओं का एक तय कोटा होता था। ये प्रत्येक परिवार को एक बराबर निम्न
कीमत पर बेचे जाते थे। पहले समय में जब राशन कार्ड बने थे तो वो सभी परिवारों के बने थे और लोग जाकर वहाँ पर जो है राशन खरीद सकते थे। लेकिन बाद में इसमें बदलाव आया और वो राशन कार्ड सभी परिवारों के बंद होकर निर्धन परिवारों के, निम्न निर्धन परिवारों के ही बने। अब वो कार्ड भी हमने आपको बताया 3 तरह के थे। और फिर क्या है, और जो है राशन की मात्रा भी जो है वो तय की गई। आज आप जो 3 तरह के कार्ड और कीमतों की श्रृंखला देखते हैं वो पहले नहीं थी। बड़ी तादाद में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीदते थे, उनका कोटा तय होता था। इसमें निम्न आय वर्ग परिवार सम्मिलित थे, जिनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार की आय से थोड़ी सी ज़्यादा थी। अब 3 भिन्न भिन्न कीमतों वाले TPS की व्यवस्था से निर्धनता रेखा से ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन की दुकान पर बहुत रियायत मिलती है। APL परिवारों हेतु कीमतें तकरीबन उतनी ही ऊंची है जितनी खुले बाजार में। इसीलिए राशन की दुकान से इन चीज़ों की खरीदारी के लिए उनको बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त होता है। अब आप देख रहे हो कितना फ़र्क पड़ता है कि किस तरह से जो है राशन की जो क्वालिटी को भी जो है ये लोग ख़राब कर देते हैं। अब आप आगे देखें, सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। भारत में खासकर देश के दक्षिण एवं पश्चिमी हिस्सों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री हेतु कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं, इनमें से तकरीबन 94% सहकारी समितियों के जरिए चलाई जा रही हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां मुहैया कराने में तेजी से प्रगति हो रही है। गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादों में अमूल एक और कामयाबी रही। अमूल जो है वो एक और कामयाबी सहकारी समिति का उदाहरण है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। देश के भिन्न भिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और कई उदाहरण हैं, जिन्होंने समाज के अलग अलग वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है। अब भारत में क्या है, जो है दक्षिण और पश्चिमी हिस्सों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और जो है जैसे अब दूध उत्पादन भी, अब दिल्ली में आपने देखा होगा आपके यहाँ मदर डेयरी है, और इसके साथ साथ अब क्या है, जो है अमूल दूध भी बहुत एक जो दुग्ध उत्पादन में आगे है। इसका दूध सबसे ज़्यादा बिकता है। इसने देश में क्या है, श्वेत क्रांति ला दी है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने अलग अलग क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना हेतु गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में मदद की है। ADS गैर सरकारी संगठनों हेतु खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न हिस्सों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के जरिए उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में ADS की कोशिश रंग ला रही है। ADS अनाज बैंक कार्यक्रम को एक कामयाब और नए तरीके की जो है खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है। अब देखो महाराष्ट्र में भी किस तरह से जो है गैर सरकारी और सरकारी संगठनों ने खाद्य सुरक्षा पर कितना जो है एक क्रांति लाए हैं, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा हमारी वहाँ पर सुरक्षित है। अब आप इस पाठ का एक सारांश देखेंगे। किसी देश की खाद्य सुरक्षा
तब तय होती है जब उसके सभी नागरिकों को पोषक भोजन मुहैया होता है। ये एक महत्वपूर्ण लाइन है। जब सभी देश में रहने वाले सभी लोगों को जो है पोषक भोजन मिलता है, तभी खाद्य सुरक्षा जो है हमारी तय होती है। सभी व्यक्तियों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य खरीदने की क्षमता होती है तथा भोजन तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं होती है। निर्धन रेखा से नीचे रह रहे लोग खाद्य की दृष्टि से सदा ही असुरक्षित रह सकते हैं, जबकि संपन्न लोग भी आपदाओं के दौरान खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। हालांकि भारत में लोगों का एक बड़ा तबका खाद्य और पोषक तत्वों की असुरक्षा से ग्रस्त है। सबसे ज़्यादा प्रभावित समूह ग्रामीण इलाकों में भूमिहीन और गरीब परिवार, बहुत कम वेतन वाले कार्यों में लगे लोग और शहरी इलाकों में मौसमी कार्यों में लगे अनियत मजदूर हैं। देश के कुछ इलाकों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की बड़ी तादाद तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है। जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में जहां बहुत ज़्यादा गरीबी है, जनजातियों वाले दूरस्थ इलाकों में और ऐसे इलाकों में जहां प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। समाज के सभी वर्गों हेतु खाद्य की उपलब्धता तय करने के लिए भारत सरकार ने सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की, जिसके दो घटक थे: बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अलावा कई निर्धन उन्मूलन कार्यक्रम भी आरंभ किए गए, जिनमें खाद्य सुरक्षा का घटक भी शामिल था। इनमें से कुछ कार्यक्रम हैं: एकीकृत बाल विकास सेवाएं, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, अंत्योदय अन्न भोजन आदि। खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने में सरकार की भूमिका के अलावा अनेक सहकारी समितियां और गैर सरकारी संगठन भी हैं जो इस दिशा में तीव्रता पूर्वक काम कर रहे हैं। अब आपने देखा कि किस तरह से देश में जो है खाद्य सुरक्षा के नियम लागू हुए और इनका कितने ही लोगों ने जो है फायदा उठाया। तो यह था हमारा पाठ 4। अब हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में खाद्य सुरक्षा जैसे कैसे सुनिश्चित की जाती है? उत्तर लिखें। भारत में खाद्य सुरक्षा को दो निम्नलिखित तत्वों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है: अतिरिक्त भंडार के निर्माण द्वारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा। अब प्रश्न 2 है, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? इसका उत्तर लिखें। SC, ST एवं OBCS के अन्य क्षेत्र जो या तो भूमि के आधार पर गरीब हैं या जिनके पास बहुत कम भूमि है, क्रमशः खाद्य असुरक्षा के शिकार हैं। प्राकृतिक प्रकोपों से प्रभावित लोग जो शहरों में पलायन करते हैं, वह भी खाद्य असुरक्षा के शिकार होते हैं। गर्भवती महिलाएं एवं नर्सिंग मां भी कुपोषण एवं खाद्य असुरक्षा की शिकार होती है। प्रश्न 3, भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं? इसका उत्तर है भारत में उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र आदि राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं। प्रश्न 4, क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत का खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया? कैसे? हाँ, हम मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। यह संभव हुआ HYV बीज, सुधरी हुई सिंचाई सुविधाओं एवं कृषि के मशीनीकरण के प्रारंभ से। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के उपयोग ने कृषि उत्पादन को क्रांतिकारी बना दिया। अब प्रश्न 5, भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है, व्याख्या कीजिए।
इसका उत्तर लिखें। यह सच है कि लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास खाद्य खरीदने के लिए आवश्यक राशि नहीं है। यह लोग दीर्घकालीन गरीब हैं जो कोई क्रय शक्ति नहीं रखते हैं। इस वर्ग में भूमिहीन एवं बेरोजगार लोग शामिल हैं। प्रश्न 6, जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है? प्राकृतिक आपदा, मान लीजिए सूखे के कारण अनाज के कुल उत्पादन में कमी आती है। यह प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य की कमी पैदा करती है। खाद्य भोजन में कमी के कारण कीमतों में भी वृद्धि होती है। कुछ लोग इन उचित कीमतों पर भोजन प्राप्त नहीं कर सकते। प्रश्न 7, मौसमी भुखमरी और दीर्घकालिक भुखमरी में भेद कीजिए। मौसमी भुखमरी यह भोजन की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति एवं शहरों में आकस्मिक श्रमिकों के कारण पैदा होती है। इस प्रकार की स्थिति मौसमी रोजगार के कारण होती है। दीर्घकालिक भुखमरी गरीबी, लोग अपनी कम आय के कारण दीर्घकालिक भोजन की कमी से पीड़ित होते हैं। वह अपने जीवन निर्वाह के लिए भोजन खरीदने में भी अयोग्य होते हैं। अब आप प्रश्न 8 देखें। गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं की चर्चा कीजिए। भारतीय सरकार ने ध्यानपूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली का प्रारूप तैयार किया जो निम्नलिखित 2 आधार तत्वों पर है। पहला है अतिरिक्त भंडार, बफर स्टॉक जिसको कहते हैं। दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके अतिरिक्त गरीबी दूर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। इनमें से कुछ कार्यक्रम हैं। नंबर 1, संबंध बाल विकास सेवाएं। नंबर 2, कार्य के लिए खाद्य। नंबर 3, दोपहर के भोजन की व्यवस्था। नंबर 4, अंत्योदय AAY एवं अन्नपूर्णा योजना APS। सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? अनाज का बफर स्टॉक सरकार बफर स्टॉक को कुछ निश्चित कृषि फसलों जैसे गेहूं, गन्ना आदि के लिए नियमित कार्य करता है। बफर स्टॉक के द्वारा सरकार कीमत स्थिरता बनाए रखती है। यह अनाज का क्रय फसल के मौसम में करते हैं जब कीमतों में कमी उत्पादकों की सहायता के लिए की जाती है और इसे फसल के मौसम खत्म होने पर बेचा जाता है। भारत में भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना की गई है। भारत में सभी स्थानों पर इसकी शाखाएं एवं केंद्र हैं। अब आप प्रश्न 10 देखें। टिप्पणी लिखिए। न्यूनतम समर्थित कीमत, इसके बारे में लिखिए। फसल बोने के मौसम से पहले सरकार द्वारा घोषित किया गया मूल्य जिस पर सरकारी एजेंसियों द्वारा किसानों से अनाज प्राप्त किया जाता है न्यूनतम समर्थित कीमत कहलाती है। यह किसानों को उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। दूसरा है बफर स्टॉक, अतिरिक्त भंडार, गेहूं एवं चावल जैसे अनाजों का स्टॉक जो सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त किया जाता है। इनका वितरण घाटे के क्षेत्र एवं आवश्यक लोगों को किया जाता है। नंबर 3, निर्गम कीमतें, जिस पर सरकार द्वारा घाटे के क्षेत्रों में अनाज का वितरण किया जाता है निर्गमित कीमत कहलाती है। यह कीमत बाजार कीमत की तुलना में कम होती है। उचित दर की दुकानों में चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिर्ची का तेल के भंडार को कहते हैं। यह वस्तुएं बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेची जाती हैं। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती राशन की दुकानों से यह वस्तुएं खरीद सकता है।
प्रश्न 11, राशन की दुकानों के संचालन से क्या समस्याएं हैं? इसका उत्तर लिखें। राशन की दुकानों के संचालन से निम्नलिखित समस्याएं हैं। पर्याप्त मात्रा में राशन की दुकान का उपलब्ध न होना, राशन की दुकानों का देहातों में दूर स्थित होना। नंबर 3, राशन की दुकान खोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में उच्च कोटि की सीमित वस्तुओं का सरकार द्वारा उपलब्ध न किया जाना। नंबर 4, सभी सदस्यों का राशन न लेना। नंबर 5, घटिया वस्तुओं का न खरीद जाना। नंबर 6, कुछ दुकानदारों द्वारा छल कपट, धोखाधड़ी, चोर बाजारों और काला बाजारी करना। अब प्रश्न 12, खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे आप। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरणतः तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर अन्य वस्तुएं जैसे दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य और संबंधित वस्तुएं उपलब्ध कराई हैं। तो बच्चों, यह था हमारा पाठ 4। इसी के साथ हमारा अर्थशास्त्र की किताब समाप्त होती है।